चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। अर्थात जब सांस चलती है तब मन भी चलता है, जब सांस तेज होती है तब मन भी भागता है। गौतम बुद्ध की बात याद रखें, ज्ञान देखने से नहीं, सुनने और ध्यान से समझने से आता है। इसलिए पहले सुनो और अनुभव करो। जब आप इस संसार में आए थे, सबसे पहला काम क्या किया था? आपने एक सांस ली। और जब ये सारा खेल खत्म होगा, आखिरी काम क्या होगा? वही आखिरी सांस छोड़ना। जन्म और मृत्यु के बीच जो दूरी है, उसे हमने बड़ी शान से जिंदगी का नाम दे दिया है। पर असलियत बहुत सरल है। ये बस सांसों का सिलसिला है, आना और जाना। आप सोचिए, बिना खाने के हम हफ्तों तक टिक सकते हैं, बिना पानी के कुछ दिन भी जी लेते हैं, पर एक सांस के बिना कुछ ही मिनटों में सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये एक सूक्ष्म पर सबसे मजबूत डोर है, हमारे अस्तित्व की डोर। और यहाँ पर सबसे बड़ा तर्कसंगत विरोधाभास है। हम उसी डोर के प्रति सबसे ज्यादा लापरवाह है। हम मान लेते हैं कि सांस लेना एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इसे क्या सीखना, हर कोई तो सांस लेता है। पर एक पल रुककर सोचिए, क्या हो अगर आपकी यही ऑटोमेटिक आदत गलत हो? क्या हो अगर आपका हर दिन का सांस लेने का तरीका धीरे धीरे आपके शरीर को जला रहा हो, आपकी जीवन शक्ति घटा रहा हो, आपकी उम्र घटा रहा हो और आपको तनाव, चिंता और डिप्रेशन की तरफ धकेल रहा हो? आप शायद कहेंगे सांस तो बस हवा है, अंदर बाहर। पर ठहरिए और गौर कीजिए। कछुए सैकड़ों साल जीते हैं, कुछ जानवर केवल 10-10 साल। हमारे ऋषि घंटों, दिनों, हफ्तों तक एक आसन में बैठकर तीव्र चेतना में रहते थे, बिना खाने पीने के भी। क्या ये सब संयोग है? नहीं, यहां कोई गहरा विज्ञान है, सांस का विज्ञान। हम आज उसी प्राचीन विज्ञान के असली द्वार पर पहुंचने वाले हैं। वो ज्ञान जिसे हमारे ऋषियों ने खोजा और जिसे आधुनिक विज्ञान आज स्वर विज्ञान या श्वसन विज्ञान के रूप में समझ रहा है। इस वीडियो में हम खोलेंगे कि कैसे दुनिया का लगभग 99% हिस्सा गलत तरीके से सांस लेकर अपनी स्वास्थ्य अवधि को घटा रहा है, और कैसे केवल अपनी सांस बदलकर आप अपनी नियति बदल सकते हैं। अब गहरी सांस लें, सचमुच, और चलिए इस अमृत धारा का अनुसरण शुरू करते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है उस बुनियादी गलती को समझना और ठीक करना जो आज लगभग हर इंसान कर रहा है। तेज तर्रार जिंदगी ने हमें भूल जाने पर मजबूर कर दिया कि प्रकृति ने हमें सांस लेने के लिए किस तरह डिजाइन किया था। हमारी आदतें, फोन, मीटिंग्स, ट्रैफिक और अनगिनत छोटी छोटी चिंताएं हमें ऊपरी श्वास यानी छाती से सांस लेने पर मजबूर कर देती हैं। अभी आप वही काम कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूं। जहां बैठे हैं, एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ छाती पर रखिए। एक सामान्य आरामदायक सांस लीजिए। ध्यान दीजिए कौन सा हिस्सा हिल रहा है। अगर सांस लेते समय आपकी छाती वाला हाथ ऊपर नीचे हो रहा है और पेट वाला हाथ स्थिर है, तो दोस्त आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं, ये आपकी जिंदगी की गुणवत्ता की बात है। जब हम छाती से सांस लेते हैं तो हम अपने फेफड़ों के सिर्फ ऊपरी हिस्से का प्रयोग कर रहे होते हैं। पूरा ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता। परिणाम स्वरूप शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि हमारा दिमाग इसे खतरे का सिग्नल समझने लगता है। प्राकृतिक रूप से हमने ये तय किया हुआ है कि छाती से तेज ऊपरी सांस तभी चले जब हम किसी आपात स्थिति में हो, जब शेर सामने आ गया हो, जब भागना पड़े, जब डर काफी ज्यादा हो। इसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। पर आज की जिंदगी में स्थिति अजीब हो गई है। हम ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर लेटे हैं, पर हमारी सांसें युद्ध के मैदान जैसी चल रही हैं। और परिणाम, शरीर हमेशा स्ट्रेस मोड में रहता है। हमारे रक्त में कॉर्टिसोल, एक तरह का तनाव हार्मोन, लगातार बढ़ा रहता है। यही लंबे समय में बीपी यानी ब्लड प्रेशर, शुगर का असंतुलन, एंग्जाइटी और हृदय संबंधी समस्याओं जैसे विकारों की वजह बनता है। और सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि ये सब कम उम्र में दिखने लगते हैं। तो सही तरीका क्या है? उत्तर है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग।
यानी पेट आधारित श्वास, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नवजात या सोया हुआ बच्चा सांस लेता है। आपने कभी सोए हुए बच्चे को ध्यान से देखा है? उसकी छाती नॉर्मली स्थिर रहती है, पर पेट गुब्बारे की तरह ऊपर नीचे होता है। जब हवा भीतर जाती है तो पेट बाहर आता है, जब हवा बाहर जाती है तो पेट अंदर चला जाता है। यही वास्तविक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी सुसंगत श्वास है। इसे डायफ्रामेटिक या फोर्सिक श्वास कहा जाता है। हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक पतली सी मजबूत मांसपेशी होती है, डायाफ्राम। यही वो इंजन है जो गहरी पूर्ण श्वास देता है। जब डायाफ्राम ठीक काम करता है तो फेफड़े पूरी तरह फैलते हैं और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तरह बाहर निकलता है। इसका सीधा असर मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है। अब मैं आपको एक छोटा व्यायाम बताने जा रहा हूं, धीमे सहज वॉइस में। अपनी स्पाइन सीधी रखें, आराम से बैठें। एक हाथ पेट पर और दूसरा छाती पर रखें। धीरे धीरे नाक से गहरी सांस लें। कोशिश कीजिए कि पेट पहले बाहर आए, छाती स्थिर रहे। फिर मंद धीमे मुंह या नाक से हवा छोड़ें, पेट अंदर आता हुआ। इसे 6 से 8 बार दोहराइए। हर बार अपनी सांस पर पूरी तरह ध्यान रखिए। ये आसान व्यायाम आपके ऑटोमेटिक पैटर्न को बदलने की शुरुआत है। याद रखिए, ये सिर्फ फिजियोलॉजी नहीं, ये आपकी लाइफस्टाइल, आपकी शांति और आपकी लंबी आयु का मामला है। जब आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो आपका रक्त प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन से समृद्ध रहता है, आपका मस्तिष्क शांत होता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म संतुलित रहता है। छोटी छोटी गलतियां जो हर रोज आप दोहराते हैं, तेज सांस, ऊपरी छाती सांस, अधूरी सांस, समय के साथ बड़े रोग बन जाते हैं। आगे के हिस्से में हम वैज्ञानिक कारण, कुछ सरल लेकिन गहरे अभ्यास और ऐसे रोजमर्रा के बदलाव देखेंगे जिन्हें अपनाकर आप 5 से 10 मिनट में ही फर्क महसूस कर सकते हैं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी याददाश्त, एकाग्रता, इम्यूनिटी और लंबी आयु, तो ये पहला कदम है। अब एक बार फिर गहरी सांस लें, महसूस कीजिए और तैयारी रखिए अगले अभ्यास के लिए। इन्हें डायफ्राम कहते हैं। हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे स्थित वो पतली परंतु शक्तिशाली मांसपेशी। जब आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे धकेलता है और पेट बाहर आता है। यही क्रिया फेफड़ों को फैलने के लिए पूरी जगह देती है। डायफ्राम नीचे जाए, फेफड़े पूर्ण तरीके से भरें और सही तरह से सांस जाने से आपके मस्तिष्क को एक साफ संदेश जाता है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं। ये संदेश एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही श्वास गहरी होती है, शरीर का तनाव घटने लगता है, रक्तचाप सामान्य की ओर लौटता है, दिल का धड़कना शांत होता है और मन को एक अजीब सा स्थिरपन मिलता है। इसलिए आज से एक नियम बना लें, दिन में कई बार जब भी ध्यान आए, अपनी नाभि यानी पेट के मध्य पर ध्यान लाकर देखें कि सांस लेते समय पेट बाहर आ रहा है या नहीं। शुरुआत में ये अजीब लगेगा क्योंकि हमारी गलत आदतें जम चुकी हैं, पर धीरे धीरे शरीर फिर से वही प्राकृतिक पैटर्न सीख लेगा जो जन्मजात होना चाहिए था। अब हम दूसरी बड़ी गलती पर आते हैं, मुंह से सांस लेना। बहुत से लोग, खासकर रात में सोते हुए या हल्का सा थके होने पर, बिना सोचे मुंह खोलकर सांस लेने लगते हैं। हवा तो हवा है, नाक से भी जाए या मुंह से, फर्क क्या पड़ता है? इस सवाल का जवाब बड़ा निर्णायक है। नाक और मुंह के बीच वही अंतर है जो साफ फिल्टर किए हुए पानी और नाली के पानी में होता है। प्रकृति ने हमारे चेहरे पर 2 अलग रास्ते बनाए हैं, मुंह खाने के लिए और नाक सांस लेने के लिए। जब आप इस व्यवस्था को उलटते हैं, आप अपनी बॉडी के फिल्टर और कंडीशनर को दरकिनार कर देते हैं। नाक के अंदर महीन बाल और चिपचिपा बलगम होता है, एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर और प्यूरिफायर। नाक से हवा आते समय धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया और वायरस ज्यादातर नाक में ही रुक जाते हैं। साथ ही नाक हवा का तापमान भी संतुलित कर देती है,
ठंडी हवा को गर्म और गर्म हवा को ठंडा करके फेफड़ों तक भेजती है। पर जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो गंदी, ठंडी और सूखी हवा सीधे आपके गले और फेफड़ों पर आती है और यही कारण बनता है टॉन्सिल की समस्याएं, गले के इन्फेक्शन और फेफड़ों की बीमारियां। और एक और गहरा वैज्ञानिक कारण, नाक से सांस लेने पर हमारी नाक की गुफाओं में एक कीमती गैस बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। मुंह से सांस लेने पर यह नहीं बनती। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में रक्त नालिकाओं यानी वेसल्स को चौड़ा करती है, जिससे शरीर में रक्त संचरण बढ़ता है और फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की क्षमता भी बेहतर होती है। जो लोग लगातार मुंह से सांस लेते हैं, उनके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहने लगती है, चेहरा फीका पड़ता है, आंखों के नीचे काले घेरे बनते हैं, दांत और जबड़ा विकास सही ढंग से नहीं कर पाते। विज्ञान इसे एडेनॉइड फेज भी कहता है। सरल शब्दों में, मुंह से सांस लेने वालों का चेहरा और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, कोशिश हमेशा ये रहे कि सांस नाक से ही लें। अगर नाक बंद है तो उसे ठीक करिए, जल नीति, भाप लेना, नाक साफ रखना और यदि जरूरी हो तो ईएनटी डॉक्टर से सलाह लेना। मुंह से सांस लेने की आदत को हल्के में ना लें, इसे जहर की तरह समझें और छोड़ें। पर याद रहे, योगी या गंभीर साधक कभी भी मुंह से सांस नहीं लेते, वे नाक श्वास के महत्व को जानते हैं। अब हम उस और भी गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो आपकी आयु और जीवन की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है, सांसों की गिनती। हम सामान्यतः उम्र को सालों में गिनते हैं, 70, 80, 90 साल, पर असली गणना सांसों से होती है। सृष्टिकर्ता ने आपको सालों के रूप में नहीं, सांसों के रूप में भेजा है। आपका असली बैंक बैलेंस रुपए नहीं, सांसें हैं। प्रकृति में यही कानून बार बार दिखता है। देखिए कुछ उदाहरण। कुत्ता बहुत तेज तेज उखड़ी हुई सांसें लेता है, लगभग 60 से 70 सांसें प्रति मिनट। उसकी जीवन लीला भी कम होती है, करीब 10 से 15 साल। वहीं कछुआ शांत, धीमी और गहरी सांसें लेता है, केवल 3 से 4 बार प्रति मिनट, और इसकी आयु सैकड़ों साल तक पहुंच सकती है। हाथी भी धीमी श्वास लेता है और लंबी उम्र का मालिक होता है। चूहे की तीव्र सांस और छोटी आयु का पैटर्न भी यही पुष्टि करता है। ये प्रकृति का एक सरल और अटल नियम है। जो जितनी तेज सांस लेता है, उसकी आयु उतनी कम, और जिसका श्वास जितना धीमा और गहरा होगा, उसकी आयु उतनी लंबी। अब अपने आप को देखिए। आधुनिक मानव आज कछुआ नहीं, कुत्ते की तरह सांस ले रहा है। छोटी, ऊपरी, तेज तेज सांसें। ये हमारी भाग दौड़, तनाव और अनियमित जीवन शैली का परिणाम है। हर बार जब आप क्रोधित होते हैं, घबराहट महसूस करते हैं या मन एकाग्रता में खो जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और बिना अनुभव के आप अनजाने में अपने जीवन के सांसों का खजाना बहुत तेजी से खर्च कर रहे होते हैं। सरल शब्दों में, आप अपनी ही उम्र घटा रहे होते हैं। तो जीवन काल बढ़ाना चाहते हैं? पहला कदम सांसों की गति को धीमा करना। व्यवहारिक लक्ष्य क्या हो सकता है? सामान्य आधुनिक इंसान 15-20 सांसें प्रति मिनट लेता है। आपका शुरुआत का लक्ष्य इसे 10-12 तक लाना होना चाहिए और अभ्यास के साथ इसे 8-6 सांसें प्रति मिनट तक घटाना आदर्श है। पर यह तभी संभव होगा जब आप गहरी डायाफ्रामिक श्वास अपनाएंगे। हर सांस का विस्तार फेफड़ों के निचले हिस्सों तक पहुंचेगा और श्वासों की संख्या घटेगी पर गुणवत्ता बढ़ेगी। और ये तभी संभव होगा जब आप गहरी, धीमी और सचेत सांस लेना सीखेंगे। याद रखिए, सांसों की संख्या कम करना ही दीर्घायु की पहली सीढ़ी है। जितनी कम सांसें, उतनी अधिक ऊर्जा की बचत। योग शास्त्र इसे प्राण संरक्षण कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेता है, वो अपने प्राणों को नियंत्रित कर लेता है, और जो प्राणों को साध लेता है, वही जीवन को साध लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन इसे जिंदगी में उतारें कैसे? तो चलिए अब बात करते हैं व्यावहारिक अभ्यास की। कोई कठिन साधना नहीं, कोई पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। ये वही अभ्यास है जो आप घर पर, ऑफिस में
चलते फिरते भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी रीढ़ सीधी रखें, चाहे कुर्सी पर बैठे हों या जमीन पर। गर्दन और कंधों में ढील छोड़ दें। अब नाक से धीरे धीरे सांस लें। गिनती करें, 1, 2, 3, 4। ध्यान रखें, सांस पेट तक जाए, पेट बाहर आए। अब सांस को हल्का सा रोकें, सिर्फ 1 या 2 सेकंड। फिर उतनी ही धीमी गति से सांस छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान दीजिए, सांस छोड़ने का समय सांस लेने से थोड़ा लंबा होना चाहिए। यही शरीर को संकेत देता है कि अब खतरा नहीं है, आराम करो। इस अभ्यास को आप 5 मिनट करें, बस 5 मिनट, लेकिन पूरी ईमानदारी से। कोई फोन नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ सांस और आपका ध्यान। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका मन जल्दी शांत होने लगा है, नींद गहरी हो रही है और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन कम हो रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सांस रोकने का सही अर्थ। कई लोग सोचते हैं कि सांस रोकना मतलब जबरदस्ती हवा रोक लेना। नहीं, योग में सांस रोकना नियंत्रण से होता है, तनाव से नहीं। जब सांस गहरी और शांत हो जाती है, तब रुकावट अपने आप आने लगता है। वही सही कुंभक है। जबरदस्ती किया गया कुंभक शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए शुरुआत में सिर्फ गहरी और धीमी सांस पर ध्यान दें। अब समझिए एक और गहरा रहस्य। जब सांस धीमी होती है तो मन भी धीमा होता है, और जब मन धीमा होता है तब विचारों के बीच की खामोशी दिखाई देने लगती है। वही खामोशी ध्यान की पहली झलक है। ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, वो सही सांस का स्वाभाविक परिणाम है। इसलिए योगी पहले ध्यान नहीं सिखाते, पहले श्वास सिखाते हैं। आज का इंसान ध्यान करना चाहता है, लेकिन सांस पर ध्यान नहीं देता। वो चाहता है मन शांत हो जाए, लेकिन जीवन की गति कम नहीं करना चाहता। ये वैसा ही है जैसे तेज गाड़ी दौड़ाते हुए ब्रेक न लगाना और उम्मीद करना कि गाड़ी खुद रुक जाएगी। सांस ही वो ब्रेक है। अब आखिरी लेकिन बहुत निर्णायक बात, आपकी सांस सिर्फ शरीर को नहीं, आपकी चेतना को भी दिशा देती है। जब सांस नीचे बहती है, पेट और नाभि में, तो ऊर्जा स्थिर होती है, मन सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जब सांस छाती और गले में अटक जाती है, तो ऊर्जा बिखर जाती है। डर, वासना, गुस्सा और बेचैनी पैदा होती है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जैसी सांस वैसा मन, जैसा मन वैसा जीवन। आज से अगर आप सिर्फ 3 नियम अपना लें तो समझिए आपने आधा रास्ता तय कर लिया। पहला, सांस हमेशा नाक से। दूसरा, सांस पेट से। तीसरा, सांस धीमी और गहरी। बाकी सब अपने आप बदलने लगेगा। आपकी नींद, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे सांस से काम, वासना, गुस्सा और डर को नियंत्रित किया जाता है। कैसे योगी सांस के माध्यम से ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं और कैसे आप दिन में सिर्फ 10 मिनट देकर अपनी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अभी यहीं एक गहरी सांस लीजिए, धीरे, पूरा, और छोड़ दीजिए। यही शुरुआत है, यही साधना है, और यही वो रास्ता है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। योगी पेट से श्वास लेते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से वे अपनी सांसों को इतना दीर्घ और नियंत्रित कर लेते हैं कि मानो समय की गति को थाम लेते हों। अब हम उस गूढ़ विद्या की ओर बढ़ते हैं जिसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। एक ऐसा रहस्य जो न तो किसी स्कूल में सिखाया गया, न किसी कॉलेज में पढ़ाया गया। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी दोनों नासिकाएं एक साथ समान रूप से कभी नहीं चलती? अभी आप स्वयं जांच सकते हैं। अपनी नाक के नीचे उंगली रखिए और जोर से सांस छोड़िए। आप पाएंगे कि हवा किसी एक नथुने से अधिक तीव्रता से निकल रही है, जबकि दूसरे से कम। कभी दायां नथुनाक अधिक सक्रिय होता है, कभी बायां, और ये क्रम हर 60 से 90 मिनट में अपने आप बदल जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारे शरीर का एक अत्यंत उन्नत और सूक्ष्म तंत्र है, हमारे शरीर का रिमोट कंट्रोल। हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से 3 प्रमुख मानी जाती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
बाईं नासिका इड़ा नाड़ी से जुड़ी है, जिसे चंद्र स्वर कहा जाता है, और दाईं नासिका पिंगला नाड़ी से, जिसे सूर्य स्वर कहा जाता है। नाम ही इनके स्वभाव को प्रकट करता है। सूर्य अर्थात गर्मी, ऊर्जा, तेज और क्रियाशीलता। चंद्र अर्थात शीतलता, शांति और विश्राम। जब दाईं नाक यानी सूर्य स्वर सक्रिय होता है, तब शरीर में गर्मी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और दिमाग तर्कसंगत व विश्लेषणात्मक बनता है। ये समय परिश्रम करने का है, व्यायाम करने का है, दौड़ने का है और सबसे महत्वपूर्ण भोजन पचाने का है। इसके विपरीत जब बाईं नाक यानी चंद्र स्वर सक्रिय होता है, तब शरीर ठंडा रहता है, मन अधिक रचनात्मक, कलात्मक और शांत होता है। ये समय ठहरने का है, पानी पीने का है, संगीत सुनने का है या योजनाएं बनाने का है। योगी इस विज्ञान को अपनी दैनिक दिनचर्या में अत्यंत सटीकता से अपनाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके पाचन तंत्र को स्थायी रूप से संतुलित कर सकता है। पिछले वीडियो में हमने भोजन और पानी की चर्चा की थी, आज हम उसे श्वास के साथ जोड़ते हैं। जब भी आप भोजन करने बैठें, एक क्षण के लिए जांच लें कि कौन सा स्वर सक्रिय है। यदि दाईं नाक चल रही है अर्थात सूर्य स्वर सक्रिय है, तो वही भोजन आपके लिए अमृत के समान बन जाता है। वो सबसे भारी भोजन को भी पचा सकता है, क्योंकि सूर्य स्वर जठराग्नि, पेट की अग्नि को प्रज्वलित कर देता है। लेकिन यदि बाईं नाक यानी चंद्र स्वर चल रहा हो और उस समय आप भारी भोजन कर लें, तो वो भोजन पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है। कारण स्पष्ट है, चंद्र स्वर शरीर को ठंडा करता है और अग्नि को मंद कर देता है। अब प्रश्न उठता है, यदि भूख लगी हो और बायां स्वर चल रहा हो तो क्या किया जाए? योगी इसका उपाय भी जानते हैं। आप बाईं करवट लेट जाएं या बाईं बगल के नीचे एक तकिया रख लें। मात्र 5 मिनट के भीतर दाईं नाक स्वतः सक्रिय हो जाएगी। यही है वो रिमोट कंट्रोल जो आपके अपने हाथ में है। इसे चलाना सीखिए। इसी प्रकार पानी पीने का भी नियम है। पानी स्वभाव से शीतल होता है, इसलिए उसे तब पीना चाहिए जब बायां स्वर यानी चंद्र स्वर सक्रिय हो। इससे शरीर को संतुलित ठंडक मिलती है। सोचिए, हमारे पूर्वज कितने गहरे ज्ञानी थे। बिना किसी मशीन के केवल श्वास को देखकर वे समझ जाते थे कि शरीर के भीतर क्या चल रहा है। अब बात करते हैं दिन की शुरुआत की, ब्रह्म मुहूर्त की। सुबह आंख खुलते ही आज का इंसान सबसे पहले मोबाइल देखता है, अलार्म बंद करता है। लेकिन योगी सबसे पहले अपनी नासिका जांचते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे ही ये देखते हैं कि दाईं नाक चल रही है या बाईं। जो भी स्वर सक्रिय हो उसे शुभ माना जाता है। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि बिस्तर से उतरते समय वही पैर पहले जमीन पर रखना चाहिए जिस ओर का स्वर चल रहा हो। दाईं नाक हो तो दायां पैर, बाईं नाक हो तो बायां पैर, और उसी ओर के हाथ से चेहरे को स्पर्श करना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। हमारे शरीर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी शारीरिक ऊर्जा, अपनी बायो इलेक्ट्रिसिटी को पृथ्वी की ऊर्जा के साथ समन्वित कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप आपका पूरा दिन अधिक ऊर्जावान, संतुलित और सफल बनता है। आप प्रकृति के प्रवाह के साथ चलने लगते हैं, उसके विरुद्ध नहीं। इसी को स्वरोदय कहा गया है। स्वर विज्ञान का एक और अद्भुत उपयोग है, दिमाग को तेज करने के लिए। कई बार हम पढ़ने बैठते हैं या कोई मानसिक कार्य करना चाहते हैं, लेकिन मन भटकता रहता है, नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि उस समय दायां स्वर अधिक सक्रिय है, जो शारीरिक कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। पढ़ाई, ध्यान या किसी भी मानसिक कार्य के लिए बायां स्वर, चंद्र स्वर का चलना अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि ये मस्तिष्क को शांत और एकाग्र करता है। यदि पढ़ाई में मन लगाना हो तो बाएं स्वर को सक्रिय करने का प्रयास करें। आप थोड़ी देर दाईं करवट लेटकर इसे बदल सकते हैं।
और यदि आपको जिम जाना है, कुश्ती करनी है या भारी परिश्रम करना है, तो ये सुनिश्चित करें कि दायां स्वर सक्रिय हो। इससे थकान कम होगी और शक्ति अधिक मिलेगी। अब आता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय क्षण, संध्याल, जिसे सुषुम्ना काल कहा जाता है। जैसा कि बताया गया, हर 60 से 90 मिनट में श्वास का स्वर बदलता है। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ये श्वास का परिवर्तन लगातार चलता रहता है। लेकिन इस परिवर्तन के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म अंतराल आता है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट का, जब हमारी दोनों नासिकाएं समान रूप से चलने लगती हैं। उस क्षण सांस न दाएं से आती हुई महसूस होती है, न बाएं से, बल्कि बीच से प्रवाहित होती हुई प्रतीत होती है। इसी क्षण को सुषुम्ना कहा जाता है। यही सबसे मूल्यवान समय है, यही शून्य का समय है। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, अर्थात जब दोनों स्वर समान हो जाते हैं, तब मनुष्य को कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। न भोजन, न पानी, न स्नान, न व्यापार, न लेन देन, क्योंकि उस समय हमारा शरीर और हमारा मन दोनों शून्य अवस्था में होते हैं। वो समय केवल और केवल ईश्वर के लिए है, ध्यान के लिए, साधना के लिए, प्रार्थना के लिए। योगी इसी क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। जब सुषुम्ना चलती है, उस समय किया गया ध्यान और उस समय मांगी गई प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। हमारी एक पुरानी कहावत है कि दिन में एक बार सरस्वती स्वयं हमारी जुबान पर बैठती हैं। वही समय है सुषुम्ना का समय। प्रातःकाल और संध्या काल, अर्थात जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, तक प्रकृति स्वयं हमारी सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर देती है। इसी कारण हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि लगभग सभी धर्मों में प्रातः और संध्या की प्रार्थना को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि उस समय आप ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। उस समय की गई पूजा, साधना और प्रार्थना का फल 1000 गुना हो जाता है। तो मित्रों, सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है। सांस एक विज्ञान है, सांस एक ऊर्जा है, और सबसे बड़ी बात, सांस ही आपका वर्तमान है। हम में से अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते रहते हैं, पुरानी यादों में उलझे रहते हैं, या फिर भविष्य में खोए रहते हैं, आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं। हम वर्तमान में, इसी पल में लगभग कभी नहीं जीते। लेकिन सांस आपको बार बार वर्तमान में ले आती है। आप कल की सांस आज नहीं ले सकते। आप 10 मिनट पहले ली गई सांस अभी नहीं ले सकते। सांस हमेशा अभी में होती है, इसी क्षण में। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो जाए, बहुत गुस्सा आए या भीतर कोई डर उठे, तो बस एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। देखिए हवा कैसे भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए। आप पाएंगे कि केवल 2 मिनट के भीतर आपका मन शांत हो जाएगा। विचार अपने आप विलीन होने लगेंगे, क्योंकि मन और सांस का संबंध अत्यंत गहरा है। हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। अर्थात जब सांस चलती है तब मन भी चलता है, जब सांस तेज होती है तब मन भी भागता है, लेकिन जब सांस स्थिर हो जाती है तब मन भी स्थिर हो जाता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सांस को नियंत्रित करना सीखिए। यही योग का प्रथम सूत्र है। अब प्रश्न उठता है, आज से हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे? पहला संकल्प, हम हमेशा नाक से सांस लेंगे, मुंह से नहीं, चाहे दिन हो या रात। हम अपने शरीर के भीतर अनावश्यक कचरा नहीं जाने देंगे। दूसरा संकल्प, हम पेट से सांस लेने का अभ्यास करेंगे। गहरी धीमी सांस, छाती फुलाकर नहीं, बल्कि पेट को फैलाकर, एक बच्चे की तरह, एक योगी की तरह। तीसरा संकल्प, हम अपनी सांसों की गति को धीमा करेंगे। हम कुत्ते की तरह नहीं, कछुए की तरह सांस लेंगे। अपनी सांसों को गहरा बनाकर हम अपनी उम्र को लंबा करेंगे। चौथा संकल्प, हम अपने स्वर के प्रति जागरूक रहेंगे।
हम जानेंगे कि कब सूर्य स्वर चल रहा है और कब चंद्र स्वर। भोजन के समय सूर्य का और पानी के समय चंद्र का ध्यान रखेंगे। 5वां संकल्प, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपनी सांसों को जांचेंगे और उसी के अनुसार दिन की शुरुआत करेंगे। ये छोटे छोटे परिवर्तन आपको एक साधारण इंसान से एक योगी बना सकते हैं। ये आपको बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं, ये आपकी आयु बढ़ा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको स्वयं से मिला सकते हैं। याद रखिए, ईश्वर ने आपको सांसें गिन कर दी हैं। उन्हें गुस्से में, चिंता में और जल्दबाजी में व्यर्थ मत कीजिए। हर सांस को ऐसे लीजिए जैसे वो एक प्रार्थना हो। हर सांस को ऐसे लीजिए जैसे वो जीवन का उत्सव हो। जल, भोजन और वायु, ये 3 हमारे जीवन के आधार हैं। अखंड धारा पर हमने इन तीनों के विज्ञान को आपके सामने रखा है। यदि आप इन तीनों को सुधार लें तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। अखंड धारा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपकी सोई हुई चेतना को जगाना है। हम चाहते हैं कि आप मशीन की तरह जीना छोड़ें और एक योगी की तरह, एक जागरूक मनुष्य की तरह जीवन जीना शुरू करें। तो क्या आप आज ये संकल्प लेते हैं कि आज से आप अपनी हर सांस के प्रति जागरूक रहेंगे? यदि हाँ, तो अपने शरीर से ये वादा कीजिए, क्योंकि यही सांसें आपकी सबसे सच्ची साथी हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। आज आपने जाना कि सांस सिर्फ जीवित रहने का साधन नहीं, सांस ही वो सेतु है जो शरीर, मन और चेतना को जोड़ता है। स्वर विज्ञान हमें सिखाता है कि कब सूर्य की ऊर्जा को जागृत करना है और कब चंद्र की शीतलता में मन को विश्राम देना है। सुषुम्ना का वो क्षण जब दोनों नासिकाएं समान चलती हैं, वही वो द्वार है जहां साधारण मनुष्य योगी बनता है। जो अपनी सांस को समझ लेता है, वो अपने शरीर, अपने मन और अपने भाग्य को समझ लेता है। तो मित्रों, आज से सांस को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सांसों को समझ लिया, उस दिन आपने अपने जीवन की दिशा बदल ली। और मित्रों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि योगी अपनी शक्ति कैसे संचित करते हैं, कैसे ब्रह्मचर्य के माध्यम से शरीर को वज्र और मन को अचल बनाया जाता है, तो अगला वीडियो आपके लिए ही है। ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों ब्रह्मचर्य को सभी साधनाओं की जड़ कहा गया है और कैसे आपकी सांस, आपका स्वर और आपकी यौन ऊर्जा तीनों एक ही शक्ति के रूप हैं। इस वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सांस पर अधिकार कर लेता है, वो अपनी इच्छाओं पर भी अधिकार कर लेता है, और जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी चढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि अंदर से कुछ जगा देने वाला लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और सनातन बुद्ध पथ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको मनोरंजन नहीं, चेतना का रास्ता दिखाते हैं। सांसों का सम्मान कीजिए, जीवन का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।